की है, इसी तरह तू करना, और अगर सच्चा मेरा बेटा तो उनकी कदम नक्शे कदम पे चल के तेनू मार देना। आमर अब्दुलरहमान जी मां ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। इनका मांगने से अच्छा, उन्हें कहते नक्शे कदम पे चलना तू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है आबिद हुसैन का इतराफ़ी बयान जिसने एहसन इकबाल पर कातलाना हमले को मजहबी रंग देने की कोशिश की और कहा कि मैं खादिम हुसैन रिजवी, इलियास कादरी और आमिर अब्दुलरहमान चीमा से मुतासिर हुआ। और आज इसी वाक़े पर मियां नवाज शरीफ और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने खुलकर बात की। हमारा बंदा ठीक है, आप तो नहीं आ रहे और सिर्फ मैं आपको एक बात बता दूं कि ये उसी का नतीजा है जो 1,000 रुपया मांगा गया था करने में, और करने के बाद 1,000 रुपया अगर ना मांगा जाता तो शायद आज ये नौबत ना आती। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये 1,000 जो बांटा गया था वो क्यों बांटा गया था और उसकी क्या मुहर्रिकात थे और किस खुशी में बांटा गया था। NA 120 बड़ा तड़पे हम, बड़ा शोर मचाया हमने, लेकिन कई जगह हमारी बात नहीं सुनी गई। हमने कहा था कि ऐसा खेल ना खेलें जिससे नुकसान नून लीग की मकबूलियत या हमारी सियासी क़यादत को ना हो बल्कि पाकिस्तान को हो। NA 120 में वो जमातें जो इंतहा पसंदी के तौर पर इंतहा पर नून लीग का वोट काटने के लिए अहले हदीस और दूसरी साइड पर अहले सुन्नत से उन लोगों को पाला पोसा गया, इनकरेज किया गया। अगर आप वो कैंपेन देखते NA 120 की तो मैं बड़े अफसोस से कहता हूं कि पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अल्लाह के घर को इंतखाबी दफ्तर बनाया गया। मस्जिदों में वो जहर उगला गया। उसी जहर उगलने की आज ये जो वाकया कल हुआ है, उसी जहर उगलने का नतीजा है। उन्हीं लोगों को बाती करके वोट लेने के लिए ये खेल खेला गया। और भाई हम तो गुजर जाएंगे इस मुश्किल दौर से भी, मगर पाकिस्तान कैसे गुजरेगा? और अपने जहन में किसी जगह ना लाएं, किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे मगर इंतखाबात को डिले नहीं होने देंगे। इसी हवाले से आज वजीर रेलवे साद रफीक ने ट्वीट में अपने पैगाम में कहा, हम टोकते रहे, तुम जहर उगलते रहे, हम रोकते रहे, तुम नफरतें बोते रहे, और बात गाली से गोली तक जा पहुंची। क्या जिस तरह 2013 में MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को इंतखाबी मुहिम से बाहर रखा गया था, इस बार क्या मुस्लिम पाकिस्तान को आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका जाएगा? अगर खून खराबा बढ़ा तो क्या इंतखाबात मुलतवी भी हो सकते हैं, जिस तरह के तलाल चौधरी साहब ने एक खदशा इजहार किया? और मुस्लिम लीग नून के इल्ज़ाम की सियासत में इंतहा पसंदी की नई लहर के पीछे खलाई मखलूक है, ये जो एक इल्ज़ाम लगाते हैं, इसमें कितनी सदाकत है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे मेहमानों में शामिल है पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मलिक अहमद खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं कराची से साबिक सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, दफाई तज्जिया के लिए शरीक गुफ्तगू होंगे लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं नारोवाल से मेंबर सूबाई असम्बली राना मनान साहब से, जो कल होने वाले वाक़े के वक्त एहसन इकबाल साहब के साथ मौजूद थे और उनके करीबी रिश्तेदार भी हैं। मनान साहब, ये बताइए, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन 30 बोर पिस्टल थी, 15,000 रुपये में उसने ख़रीदी थी, 2,000 में उसने गोलियां ख़रीदी थी, और जो हैरत अंगेज़ बात यह है वो ये है कि उसके पास कोई मुजरमाना सरगर्मी से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उसके ख़िलाफ़ नहीं था, और वो बार बार कंफर्म करता रहा कि एहसन इकबाल साहब आ रहे हैं कि नहीं। उनका एक अनस्केड्यूल्ड विज़िट था और जिसका उसने फ़ायदा उठाया, और ये भी बताया जा रहा था कि 5 दिन से उनको एक जनरल थ्रेट भी थी। तो ये बताइए कि इनको थ्रेट्स आ रही थी और कहाँ से आ रही थी, ये तो आप लोगों को कुछ पता होगा।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी बिल्कुल आ रही है, आप बराह रास्त इस वक्त टीवी पे ऊपर हैं, आप अपनी बात करें। जी मैं कह रहा हूँ कि थ्रेट का तो मुझे इल्म नहीं था, लेकिन ये प्रोग्राम जो था ये पहले से तयशुदा था। हमारे एक एमपी हैं रुकने पंजाब असम्बली रमेश नगुड़ा साहब, उन्होंने टाइम लिया हुआ था और उन्होंने आगे किसी से मैनेज करके तो प्रोग्राम रखा हुआ था जो हमारी उधर क्रिश्चियन कम्युनिटी थी। वहाँ पे ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, लेकिन बाद में ये चीजें सारी सामने आई इस इंसिडेंट के बाद कि वो लड़का पहले से बैठा हुआ था या किसी से पिस्टल खरीदा गया, या जो अभी ये सारी तफ्तीश के बाद पता चल रहा बातें मीडिया पे आ रही हैं। तो पहले बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी, बिल्कुल कोई ऐसी सोच भी नहीं थी कि वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट होगा। नहीं, मगर मुझे ये बताइए कि क्या आपको अब हतमी तौर पे ये पता चल गया है कि आबिद हुसैन का ताल्लुक लबैक पाकिस्तान से है? जी ये भी अब ये पता, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ सही बात नहीं है। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि क्या वो बंदा कोशिश कर रहा है कि आप कह रहे हैं कि अभी तफ्तीश होगी तो सारा जो तफ्तीशी अफसर है वो ही आपको बताएगा। मगर ये बताइए कि ये भी बात हो रही है, गांव वाले ये भी बात कर रहे हैं कि कोई जाती दुश्मनी भी थी। नहीं, कोई जाती दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी, ना ही कोई हम ऐसी सियासत करते हैं किसी के साथ दुश्मनी ना होती है। वो तो बेचारा पुअर फैमिली से ताल्लुक रखता था और वो सुना है, मुझे भी किसी ने कहा कि जी आप पहले उसके पास कुछ भी नहीं था कि जब उसके पास नई मोटरसाइकिल ले ली, वो कहाँ से ले ली है। बिल्कुल वो लोगों के भी मुझे फोन आए हैं पब्लिक के ऐसी। ये तो देखिए इस पूरे वाकये के साथ क्या ताल्लुक था? कहते हैं कि वो आपके मुखालफिन भी है। हाँ, अमीन खान तो वो इलेक्शन उसने लड़ा था 2013 में जी उसने, और ये बराबर हक लोगों के साथ थे ये लोग, लेकिन अभी उसके साथ कोई तल्लुक है या नहीं मुझे इल्म नहीं है इसका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया और हम दुआगो हैं कि एहसन इकबाल साहब जो हैं वो जल्द सेहतियाब हों और हमारी दुआएं उनके साथ हैं, उनकी ख़ानदान के साथ हैं। आगे बढ़ते हैं। अमजद शुएब साहब, ये बताइए कि अब लबैक पाकिस्तान को अगला इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाए, उनको लड़ने दिया जाए, क्योंकि ये जो आबिद हुसैन हैं चाहे उन्होंने इसी से हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो हुकूमत ने सोचना है, फैसला करना है। अगर इस पे पाबंदी लग जाए और उसको इलेक्शन से रोक दिया जाए तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जो है उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दे। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने हाफिज सईद के सेटअप को रजिस्टर नहीं होने दिया था। जाती राय आपकी क्या? मेरी अपनी राय ये है, मेरी अपनी राय यही है कि इनको इलेक्शन से दूर रखना चाहिए, इनको पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। ये बेहतर होगा कि अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को पॉलिटिक्स से दूर रखें और उनको इनकरेज करें कि वो अपना दीनी काम शाम जो भी करना चाहते हैं वो करते रहें, लेकिन सियासत में वो ना दखल दें, क्योंकि सियासत में वायलेंस या रिलीजन का मिसयूज करना वो बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। बहुत बड़ा बयान और ये जो यहाँ पे एक मामला आपको, क्योंकि मैं एक तारीखी बात आपको बता रहा हूँ। आप 1953 में मैंने पहली दफा लाहौर में मार्शल देखा, मैं उसको स्कूल में पढ़ता था जी, और वो खत्म नबूवत पे हुआ था जी, और उस वक्त सैकड़ों लोगों ने जाने दी। मार्शल लगने के बाद भी ये सिचुएशन कंट्रोल ना हुई तो हमारी तारीख में पहली दफा पाकिस्तान की सड़कों पे टैंक्स फिरते गए, वहां पे लाहौर की सड़कों पे टैंक लाए गए और लोगों को तब कंट्रोल किया गया। फिर आपने देखा कि भुट्टो साहब ने ये मामला जो है निपटा दिया, लेकिन फिर भुट्टो साहब के खिलाफ ही 1977 में जब रिगिंग के मामले पे चल रही थी एजुटेशन उनके खिलाफ, तो रिगिंग के मामले पे बहुत ज्यादा जोर न पकड़ा तो मौलवी हजरात ने इन्होंने निजाम मुस्तफा का नाम लाहौर में था और मैं इंचार्ज था इन ऑपरेशंस का जो लाहौर में किए गए। जब लोगों ने आके सीने खोल के सामने खड़ा करना शुरू किया कि जी मैं नबी के नाम पे जान देता हूं, मारें गोली, तो सिपाहियों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। 5 ब्रिगेडियर हमारे तो इसकी तवील हिस्ट्री है, जिस तरह के आप बता रहे हैं। आप पहले भी मैंने सुना है आपको इस पे बात करते हुए। करीम ख्वाजा साहब देखिए, अब इस मुझे आगे भी बढ़ना है। एक सेकंड और मैं एक चीज मैं सिर्फ एक चीज, फिर आपने सलमान तासीर का कत्ल देखा, मुमताज कादरी का, एक मुजरिम जिसने कानून को अपने हाथ में लिया, कानून ने उसको मौत की सजा दी, लेकिन लाखों इंसान उसके
कैप्टन सफदर समेत लाखों इंसान उसके जलसे में शामिल हुए, जुलूस में शामिल हुए, उसका जो बरियल के लिए निकाला गया। कि मतलब खतरनाक चीज है ये। आज आप इसको फांसी दे दें जिसने गोली चलाई है, कल इसके जनाजे में लाखों इंसान होंगे। तो कहने की बात यह है कि ये इतना सेंसिटिव इशू है कि ये इलेक्शन में बेशक 2-4 सीटें भी ना लें, लेकिन अगर ये खत्म नबूवत के ऊपर लोगों को एक्टिवेट करें तो कराची से लेकर खैबर तक आग लग जाएगी। करीम ख्वाजा साहब, ये बात ये वाकई में एक तशवीशनाक बात है आज के माहौल के अंदर। और जिस तरह के अमजद शुएब साहब ने एक लंबी हिस्ट्री, आपा निसार फातिमा वो ही तौहीन रिसालत का जो बिल था उन्होंने ही तो पेश किया था। तो अजीब सी बात है कि आज उन्हीं के बेटे के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं और इस तरह के जो लोग हैं वो मुतासर होकर गलत गोलियां चलाते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? हिस्टोरिकली मुनीज़ा, ये थोड़ी तल्ख बात मैं कह रहा हूँ मगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि पार्टीशन के बाद जो वायलेंस पंजाब में शुरू हुआ और मारामारी शुरू हुई और उसके बाद जो कुछ पंजाब में एक माइंडसेट पर मजहबी फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज़म को फ़रोग दिया गया और इसका फॉल बैक जो पंजाब में जो नज़र आ रहा है और उसके असरात सारे पाकिस्तान पर भी होने को है। मगर जिस तरह के अमजद शुएब साहब कह रहे हैं कि लबैक पाकिस्तान को अब रोकना चाहिए कि वो इंतखाबात में हिस्सा ना लें, आप क्या समझते हैं? देखिए, दो बातें हैं। आज मैं ये एक टीवी चैनल पर था तो वहाँ एक बहुत बड़ा सीजन्ड राइटर है जो डॉन में लिखता है, उन्होंने ये बात ऑन एयर की कि ये जो तंजीम है पंजाब में दन दनाते सारे शहरों में और टाउन्स में एक्सट्रीमिज़म को फ़रोग दे रही है और वो मूव कर रही है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा साहब जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे पता नहीं है। आपने इरफान हुसैन का हवाला दिया। मलिक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं। मलिक अहमद साहब देखिए, इवेंचुअली तो इंटीरियर मिनिस्टर ने कहना होता है ना कि जी कौन सी तंजीम जो है वो इलेक्शन लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। अब इंटीरियर मिनिस्टर के गले ही ये तंजीम पड़ गई है, तो आने वाले इंतखाबात में इस तंजीम का क्या मुस्तकबिल होगा, या अभी आप इस नतीजे पे भी पहुंचे हैं कि इसका कोई ताल्लुक है इस वारदात से? देखिए मुनीज़ा, ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। जिस तरह आपके सामने भी दो नुक्ते नज़र हैं जिनमें एक जनरल अमजद शुएब साहब ने बड़ी पर्टिनेंट बात की, तो आगे मुस्तकबिल क्या होगा। 1953 में जब जिस इंतशार की बात जनरल साहब कर रहे हैं जिसके नतीजे में मार्शल लॉ लगी थी, उस पर एक जस्टिस मुनीर की रिपोर्ट एक आई है जो इस इशू के ऊपर थी और उसके लास्ट में, और वो इसके लिए बाइबल होनी चाहिए थी। वो रिपोर्ट जस्टिस मुनीर की मुझे और आपको शनाख्त मुख्तलिफ वजूहात पर है। हम वो लॉ ऑफ नेसेसिटी की कह रहे हैं, वो उस रिपोर्ट में और बहुत कुछ लिखा हुआ था, मगर सवाल ये है कि आज आप हुकूमत में हैं, यू आर इन अ पोजीशन टू डू। मैं वही अर्ज करने लगा हूं ना, मेरी बात सुनने देखें। आज मैं हुकूमत में होते हुए ये बात एडमिट कर रहा हूं कि फैजाबाद के धरने में 20-25 दिन पूरे 2 शहर यरगमाल बने रहे, जत्था राज लगा रहा, और हुकूमत ने जब ऑपरेशन करने की कोशिश की तो उसके नतीजे में लाइफ लॉस भी हुआ, इमलाक को भी नुकसान पहुंचा और नतीजतन पूरे मुल्क के अंदर आग लग गई। आई एग्री विद जनरल सेंटिमेंट, प्रोवोक हो जाते हैं तो फिर किसी गोली से, किसी बंदूक से, टैंक से भी नहीं रुकता और ये फिर पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लेता है। मलिक साहब, मुझे वक्फा भी लेना है, अब क्या करना है? दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं यही आपसे कहने लगा हूं ना कि आप इनको रोकेंगे कैसे। अब इनको आपने जितनी स्पेस दी वो कैसे स्पेस इनको मिली, इन चीजों को तय्यन करने के लिए 3 काम जरूरी है और गवर्नमेंट को ये मस्ट करने चाहिए। मैं जनरल साहब मैं वही कहने लगा हूं सर। अब अभी इस वक्त अगर आप एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं, उसके अंदर ये इशू आना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे, पार्लियामेंट की मुश्तरका सिटिंग बैठे, वो इसके ऊपर गौर करें। सामने है और अगर इलेक्शन से पहले ये माहौल ऐसा बना जिसमें ये 2 इश्यूज हो कि एक लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन हो कि इंटीरियर मिनिस्टर के ऊपर फायरिंग कर दी जाए और वो जख्मी हो उसके नतीजे में, और दूसरी सूरत ये पैदा हो कि जिसमें ये ख़त्म नबूवत का मामला ज़ेर बहस है और उसके नतीजे में लोगों के जज्बात इस तरह भड़के, तो ये तीनों काम करने लाजिम है। नंबर 1 एपेक्स कमेटी, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट,
एंड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उसमें बैठ के तमाम लोग अपनी इस चीज़ को तय करें कि इलेक्शन में तो जाना है। इन हालात में जब जाएंगे तो फिर उसमें तो लॉ एंड ऑर्डर भी कॉम्प्रोमाइज होगा, उसका कोई और वे आउट नहीं निकलेगा। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए, मगर ये इकदामात उठाने चाहिए इससे पहले, ताकि आपकी बात क्लियर हो जाए। इंतखाबात अगर वक्त पे होने चाहिए, अगर इंतखाबात डिले होते हैं किसी वजह से तो फिर वो इंतखाबात लंबी ताखीर का शिकार होने का भी अंदेशा है। ठीक है, मगर मुझे छोटा सा वक्फा लेना है। आपने जो सवाल उठाया है वो बड़ा सही उठाया है और आपने उसको इन्वॉल्व करें और फिर आगे बढ़ें, चूंकि मौजूदा हालात में इंतखाबात पुरअमन नहीं हो सकते। इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं एहसन इकबाल के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उस पर। मलिक अहमद साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये बताइए कि ये जो आबिद हुसैन जिसको हिरासत में लिया गया है, वॉज ही एक्टिंग ऑन हिज ओन या इसके पीछे एक ग्रोह है? कब अभी कुछ तो पता चला होगा? देखिए मुनीज़, अभी इस पे मैं आपको एक अभी जो मैं ऑफिशियली आपके साथ चीज़ कंफर्म कर सकता हूँ वो ये है कि अभी तक उसकी कोई इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। उसकी अगर कोई लिंकेज है तो उसकी इन्वेस्टिगेशंस में साबित होगी। उसकी मोबाइल फ़ोन की डिटेल्स ली जा रही हैं कि किसके साथ उसका रब्ता था, किसके साथ नहीं था। उसके पिछले दिनों की एक्टिविटी देखी जा रही है कि क्या थी। लेकिन एज़ ऑफ नाउ जो भी बात है वो ये है कि उसने ये कहा जी मैं मोटिवेटेड था और वो कोई ख़त्म नबूवत के मामले पर मैं मोटिवेटेड था। उसका कोई डायरेक्ट लिंक लबैक का वो कारकुन नहीं है, ये बात तो इस्टेब्लिश्ड है। लेकिन अभी इसकी जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी आती नहीं, ये तो एक अभी जब पूरी इन्वेस्टिगेशन फाइनल होगी उस पर JIT तश्कील दे दी गई है, सीनियर ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल है। वो अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज वो इन्वेस्टिगेशन। हतमी फाइंडिंग्स नई मालूमात नहीं आई, मैं ये समझूं? जी अभी कल का ये वाक़या है। अभी उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है इट विल टेक सम टाइम। अभी JIT तश्कील दी गई है। कल अरेस्ट हुई तो उसको लॉकअप में भेजा गया और फौरी तौर पे उसकी लॉकअप की वीडियो वायरल हुई और फिर एक वीडियो वो वायरल हुई जिसमें उसकी कुछ स्टेटमेंट चल रही है। वो कैसे वायरल हुई, ये नारोवाल पुलिस की एक बहुत बड़ी ब्रीच है और वो उसका एक मौक़िफ़ वो ले है जो इन्वेस्टिगेशन को डिट्रैक कर सकता है। वो अपने हाल हुलिये से तो किसी मजहबी जमात का लगता नहीं। उसकी कोई एक्टिविटी अभी तक ऐसी नोटिस नहीं हुई कि वो कोई लबैक का ज़्यादा कारकुन रहा हो। तो अगर इसके कोई और कल को इस तफ्तीश का कोई पहलू निकलता है तो ये तो पूरी इन्वेस्टिगेशन को किसी और तरफ ले जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि नारोवाल पुलिस इसमें मुलव्विस है? नहीं, मैं मुलव्विस होने का नहीं कह रहा हूँ। आपने शायद मेरी बात समझी नहीं। मैं समझ गई हूँ आपकी बात, मगर किसी वजह से ही लोग वीडियो वायरल करते हैं ना, सिंपैथी गेन करने के लिए। कई दफा ये भी ऐसे भी तो होता है। नहीं, नॉट एट ऑल। नहीं, मैंने आपसे कहा कि ब्रीच हुआ है। इस ब्रीच को हम इंक्वायर करेंगे कि क्यों हुआ है। किसी के मुलव्वस होने का मैं नहीं कह रहा। ठीक है, करीम ख्वाजा साहब, ब्रीच का जिक्र कर रहा हूँ कि होना नहीं चाहिए। आपकी जानिब आ रही हूँ, जिस किस्म की ट्वीट्स आ रही हैं नून की लीडरशिप से, जिस किस्म की बातचीत हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि 2013 में आपकी पार्टी को बाय रखा गया था, मगर इस दफ़ा नून लीग को शायद बाय रखा जाएगा। आपको भी कुछ ऐसा लग रहा है? मुनीज़ा, मैं नहीं समझता हूँ। 2-3 बातें मैं कहूँ कि आज से कोई में एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट नहीं गया, उसकी अटेंडेंस नहीं लगी और उसने अपने उस्ताद को कत्ल कर दिया है। उसने कहा कि मैं धरने में गया था, इसी धरने में। उसका कोई नोटिस नहीं हुआ, उसकी क्या तहकीकात हुई, कोई रिपोर्टेड बात नहीं है। तो इसको आप वन ऑफ इंसिडेंट देख रहे हैं? जी। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि पंजाब में इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। मुनीज़ा, आज से 1 साल पहले जब ये तंजीम सरफेस नहीं हुई थी तो शेख रशीद का एक इंटरव्यू मैंने खुद टीवी पर सुना था। उससे पूछा गया कि भाई आप बताएं कि जो इलेक्शन आ रहे हैं 18 में, उसमें आपकी कौन हेल्प करेगा पिंडी में? तो उसने कहा कि मेरी मदद मैं तहरीक इंसाफ से लूँगा और मुमताज़ कादरी की पार्टी वो मुझे सपोर्ट करेगी। उस वक्त ये सरफेस नहीं हुई थी बात। तो ये मुझे तो ये सबकॉन्शियस तो बात वो नहीं कर सकता है। ये सब चीज़ों को जोड़ा जाए और ये जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ मैंने सिराजुल हक से और तो मेरी डिस्कशन हुई थी। मैंने कहा कि जो मुझे नज़र आ रहा है मुनीज़ा एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि एक वो पॉलिटिकल पार्टी है मजहबी जो कि इलेक्शन में है 71 से 71 से, और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि अभी ऑल ऑफ सडन मुख्तलिफ नामों से सरफरेज हो रही है।
तो अभी ऐसा लग रहा है कि जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस में है उनको डाउन करके ये एक्सट्रीमिस्ट को उनकी जगह पर लेकर आया जाए, क्योंकि लोग समझते हैं कि ज़्यादा लॉयलिस्ट और ये होंगे। तो ये भी डिबेट नहीं, मगर ये कौन ला रहा है? करीम ख्वाजा साहब जरा खुल के बात करें, कौन ला रहा है इनको? नहीं, ये तो देखें कौन ला रहा है कौन नहीं ला रहा है। ये एज अ पॉलिटिकल वर्कर हम समझते हैं कि ये चीज़ नहीं कहता हूँ, ये एक तज्जिया है जो हम सुनते हैं टीवी पर और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, और तज्जिया गलत भी होते हैं सही भी होते हैं, मगर मैं ये समझ रहा हूँ कि कमिंग 18 में इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, जिसमें ये एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जिस तरह की गुफ्तगू हम जो सुनते हैं सोशल मीडिया पर इन तंजीम के जो कायदीन की है और जिस एक्सट्रीमिज्म की तरफ हम जा रहे हैं, ये इसको इनकरेज किया जा रहा है, कोई ऐसी सोच है? अच्छा, मगर ये कहीं खास जगह से इनकरेज हो रही है? मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि इनको इनकरेज नहीं करना चाहिए था, इनको पैसे नहीं बटोरने चाहिए थे। अमजद शुएब साहब, आपकी जानिब आ रही हूँ, हमें पता है कि किन्होंने इनको पैसे दिए गए थे, इनको एक तरीके से इनकरेज लोग ये कह रहे हैं कि लबैक पाकिस्तान को तो इजाजत है अपनी बात करने को, मगर जो पश्तून तहफ्फुज महाज है उसको बात नहीं है, हालांकि वो तो अमन पसंद है। देखिए, बड़ा फर्क है। इन लोगों ने ना तो रियासत के खिलाफ कोई ऐसा काम किया, ना ही इन्होंने फौज के खिलाफ सर उन्होंने पिटाई की पुलिस वालों की, उनको जलाने की कोशिश की, गाली गलौज की। बड़ा अच्छा किया। देखें, वो अच्छा किया इस वजह से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पूछा जाना चाहिए कि आपने पुलिस को वेपन क्यों नहीं ले जाने दिए। भाई, मजमे में अगर 20,000 लोग बैठे हैं, आप वहां पे 400 पुलिस वाले भेज दें तो मार नहीं खाएंगे तो और क्या करेंगे? नहीं नहीं, मगर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया वो अलग है। देखें, जो इनका अमल है वो तो अलग है ना। उन्होंने तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी नहीं बख्शा। अमजद शुएब साहब, मैं वही तो कह रहा हूं, वो तो कह रहा हूं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां लड़ने के लिए गया था ना, वो तो ये नहीं वहां पे। देखे, ओहो, जब आपने लोगों को वेपन नहीं दिए, एक मॉब है जो बात करने का आपको समझाऊं। देखिए, बात ये है, मियां साहब को चाहिए कि सबसे पहले कैप्टन सफदर को अपने घर में बंद करें, सिरने से रोकें। ये काम जो है ये करता है, आप घर में पहले सबसे पहले तो ये करें। दूसरी चीज ये है कि ये जो लोग आपने जिनको बिला वजह अपनी जगहों पे बैठे हुए थे, ये इसको जानता भी कोई नहीं था, खादम रिजवी को, लेकिन ये खत्म नबूवत का किस्सा हमने छेड़ा तो निकल आया। अब आप देखें कि वो बड़ा मशहूर हो गया आदमी बिला वजह, उसको चस्का भी लग गया, लोग उसको पैसे भी दे रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है कि जो आपने एग्रीमेंट किया था, उस एक तो एग्रीमेंट को उसके साथ मनोआन उसको जाके अमल पहनाएं, अमल जामा पहनाएं, तो वो और साथ उसके साथ उनसे इंस्पायर्ड हुए लोग आपको ही निशाना बना देंगे और कसूर इवेंचुअली आपका ही होगा। मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात तो सुन लेना। बात ये, क्योंकि आपने एक एग्रीमेंट साइन किया था, एहसन इकबाल के दस्तखत हैं उस एग्रीमेंट के ऊपर। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एहसन इकबाल के दस्तखत हैं उसी एग्रीमेंट के ऊपर। मुझे वक्फा लेना है, वक्फा मुझे छोटा सा लेना है। मैं एक बात और बस छोटी सी बात मैं मुकम्मल कर दूं, और उस शख्स से ये सारा करने के साथ साथ ये तय किया जाए कि वो ऐलान करे कि किसी को कोई हक नहीं है कि वो गोली चलाए या इस तरह जाके करे। ये उस शख्स से ही आपको एक ऐलान करवाना चाहिए। उसको सारा मामला तय करने के लिए उनका तौर तरीका गलत था, ये आपका कहना है। मगर इसके बाद नाजरीन बात करेंगे इंतखाबात की, चूंकि वजीर आजम पाकिस्तान, साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब और नून लीडरशिप से बार बार ये बात आ रही है कि हमारे लोगों को फ़ोन कॉल्स कर करके तोड़ा जा रहा है और शायद इंतखाबात वक्त पे ना हो। इसकी क्या वजह है? वक्फे के बाद के जो लीडर है मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इमरान खान से मुखातिब होते हुए कहा कि मेरी जो लड़ाई है वो आपसे नहीं है, वो आपके जहां से ऊपर से ऑर्डर आते हैं, डिक्टेशन आती है, उनसे है। तो जब वो बार ये बात करते हैं, खलाई मखलूक की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर तक ये कह चुके हैं एक टीवी चैनल को कि जी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं हमारे लॉ मेकर्स को, और मैं फाइनली सामने ये बात लाना चाहता हूँ कि जो भी कॉल्स कर रहा है हम उनको एक्सपोज करना चाहते हैं। आपका इशारा किस तरफ है? देखिए मुनीज़े, ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं तो उनको खुल के कहना चाहिए। मगर क्या कोई एविडेंस होगी आपके पास? नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे पास कोई ऐसी बात हो तो मैं तो कह दूं। तो आप पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं, मगर आपकी पार्टी तो एक ही है, तो ये वजीर आजम तो आपके भी हैं। नहीं, दुरुस्त है, उनके पास कोई बात होगी उनको कहनी चाहिए, खुल के कहनी चाहिए।
और कैप्टन सफदर साहब जो ऐसे अनासर को इनकरेज करते रहे हैं माजी के अंदर, उसके बारे में भी आप कुछ नहीं कहेंगे? आप समझते हैं कि ये बात सही थी और उसका जो रिजल्ट आया खामियाजा आपको भुगतना नहीं पड़ रहा? नहीं, देखिए, कैप्टन सफदर के ये ज़ाती ख्यालात हो सकते हैं कैप्टन साहब के, लेकिन ये पार्टी की पोजीशन नहीं है कि वो अगर कहें कि किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस का नाम डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम से हटा दिया जाए या इस तरह की कोई बात करें, तो ये पार्टी की पोजीशन कतई तौर पे नहीं है। और ये अगर उन्होंने कहा है तो उनकी अपनी एक ऐसी पोजीशन है कि वो कुछ अपने ऐसे ख्यालात रखते हैं, कुछ मजहबी अकीदत इस तरह से रखते हैं कि वो इस तरह के सेंटिमेंट का इजहार करते रहते हैं, तो वो उनकी स्टेटमेंट को पार्टी के एज अ होल नहीं लिया जा सकता। ठीक, करीम ख्वाजा साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? फ़ोन कॉल्स के ऊपर तो आप लोग अच्छी तरह इन फ़ोन कॉल्स को जानते हैं, आपको पता है आज वो मेहरान बैंक स्कैंडल भी खुल गया है, तो किस में जो ये बातें कर रहे हैं मियाँ साहब वाले, मगर हमें और इसमें फ़र्क है कि हमने करेजली बातें की थी। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने करेजली बातें की थी, बेनज़ीर भुट्टो ने करेजली बातें की कि भाई इसके पीछे क्या है। मिसाल के तौर पर मिडनाइट जैकाल में आर्मी चीफ को बेनज़ीर शहीद ने कहा कि भाई ये मेजर आमिर और ये ब्रिगेडियर फलाना इन्वॉल्व है। इनमें तो ये करेज नहीं है, ये तो किसी को, इन्होंने आर्मी चीफ को तो नहीं बोला कि ये हमसे हुआ है। इनसे ज़्यादा तो करेजेस वो हैं क्यू वाले, जब उन्होंने लास्ट टाइम जब हम इक़्तिदार में थे तब उन्होंने उस वक्त आर्मी चीफ क्यानी को कहा था कि भाई फलाने कि अभी मेच्योरिटी आनी चाहिए, ये कि इदारों को मेलाइन करने से मसले हल नहीं होंगे। फिर कैसे होंगे? ये नहीं होना चाहिए। ये तो मेच्योरिटी होनी चाहिए। अगर इनके पास एविडेंसेस हैं, शायद खाका नवाज़ी आर्मी चीफ को कह सकते हैं फलाने इन्वॉल्व है, तो ये क्यों नहीं करते? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मुनीजा, 2 बातें हैं। भुट्टो साहब ने अगर ललकारा जिया को, तो भुट्टो साहब के साथ पार्टी था, एक काडर था जिसने स्ट्रगल की, पुरअमन स्ट्रगल की, जिसमें हमारे लोग शहीद भी हुए, जेलों में भी गए, मारे भी गए, बहुत कुछ हुआ। मियाँ साहब के साथ कोई काडर नहीं है। प्रीवियसली भी मियाँ साहब पर मुश्किल वक्त था तो इनके लोग छोड़कर बात है, स्ट्रगल दूसरी बात है। तो मियाँ साहब को थोड़ा सोचना चाहिए कि उनका काडर नहीं है। ये आपने जो एक बात कही है कि इनको कम से कम खुल के सामने आना चाहिए। जनरल साहब देखें, जो भी है एक मिसट्रस्ट तो पैदा हो गया है, अब क्या एक जरिया है या नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आप यूं देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जब नून लीग ने 2013 में इलेक्शन जीते या इलेक्शन में बिल्कुल टाइम कम रह गया है, 60 लोग क्यू लीग से इनके पास गए, उनको किसने टेलीफोन किया था? आज चौधरी निसार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने कहा जी 35 लोग मेरे साथ जाना चाहते हैं। उनको किसने टेलीफोन किया? और चौधरी निसार ने साथ ये भी कहा कि आप, अगर आपके पास कोई सबूत है कि कोई किसी को कॉल कर रहा है, तो आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलवाएं और वहां कन्फ्रंट करें सबको। क्यों नहीं करते? तो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलानी चाहिए, आपका ये कहना है? बिल्कुल बुलाएं, और अगर प्राइम मिनिस्टर किसी के पास कोई ऐसा सबूत है तो वो उधर सामने रखें। ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बैठे होंगे तीनों सर्विस, That's a very important point. सर्विसेज चीफ बैठे होंगे। मलिक अहमद साहब, क्या नेशनल, कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग आप बुलाएं, व्हाट्स स्टॉपिंग यू? कभी मीटिंग नहीं बुलाएंगे। अच्छा, लेट्स आस्क ना, किया जाता है इस वजह से कि आप हमदर्दी लेना चाहते हैं। कोई वजह होगी जी मलिक साहब? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ना सिर्फ कि ये जरूर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलानी चाहिए, ये खादिम रिजवी के मामले पर और ये जो वाकया पेश है एहसन इकबाल साहब का, ये इंतहाई गैर मामूली नोयत का प्लान को भी देखें। आप अपनी क़यादत को कह रहे हैं? एग्जैक्टली, ऑब्वियसली मैं अपनी क़यादत, तो आपकी आवाज सुनी जाती है वहां पे? पैसे देता रहा। नहीं, देखें मुनीज़, मैं तो आपको एक वे फॉरवर्ड बता रहा हूं कि इस मसले का हल क्या है। देखिए, इस मसले का हल ये है कि अगर आप जब तक इस पे एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड नहीं करेंगे, पिछला इलेक्शन कैसे गुजरा, ये कैसे गुजरेगा, ये इलेक्शंस के शजरे ममनुआ ना बन जाएं, और ये कि ऐसा मामला ना बने कि जो कैंपेन करने बाहर निकले वो खौफ व हिरास की फिजा तो है, लाइफ थ्रेट्स पे चली जाएं। बिल्कुल। और पिछली जो बात गुजरी उसमें पीपल्स पार्टी ANP ने फेस किया, वो आपके सामने है।
MQM ने भी, और ये ना हो कि इस बार आपको फेस करना पड़े। और हम जी बिल्कुल, मेरा वक्त खत्म हो गया है। अगली बार बिल्कुल छोटी सी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि नून लीग और पार्टीज आपस में फैसला करें कि फौज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो इलेक्शन है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में हो गए, मेहरबानी करके फौज को इन्वॉल्व न करें। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। ये अच्छी तजवीज है। अमजद शुएब साहब, करीम ख्वाजा साहब, अमजद शुएब साहब ने तजवीज दी है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के गैर निगरानी ये इलेक्शंस होने चाहिए, बजाय कि आप फौज को फिर से इलेक्शंस के अंदर घसीटें। मेरा ख्याल है अच्छी तजवीज़ है। आज के लिए नाजरीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।